स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड क्लासेस पर। आज हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से लिए गए हैं। आप ये सबको भी देख के चले जाओगे तो उम्मीद है अच्छा खासा नंबर आप ला पाओगे। ठीक है, आज हम लोग सिलेक्टिव 41 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ आगे बढ़िए और याद करते चलिएगा, टिक लगाते चलिएगा और एग्ज़ाम में जाकर धुआं धुआं छुड़ा दीजिएगा। ठीक है, अब लोग पहले सवाल कर बढ़ते हैं। पहला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है? तो मैग्नीशियम है, जर्मेनियम भी होता है, कॉपर भी होता है। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी इनमें से सभी। ठीक है, अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है? अगला सवाल मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन हमारा अर्धचालक है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, हमारा अर्धचालक होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है। कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो मोललता, मोललता। ठीक है, मोललता हमारा इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग हमारे साथ लगाते चलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना ना भूलिएगा कि आपने कितना सही बनाया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि सोडा वाटर क्या होता है? सोडा वाटर क्या होता है? तो वो होता है जल में CO2 का विलयन। जल में CO2 का विलयन को हम क्या बोलते हैं? सोडा वाटर। ठीक है, सोडा वाटर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? PB3O4 का। PB3O4 का लोहे से जंग लगने के लिए बचाया जाता है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है देखते हैं। अगला सवाल मेरा कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। लोहे पर जंग लगने के लिए कौन आवश्यक होता है? तो उसके लिए हमको आर्द्र वायु होना चाहिए। आर्द्र वायु, ठीक है, शुष्क वायु नहीं चाहिए, आर्द्र वायु, नमी वाला वायु चाहिए। ठीक है, नमी रहता है तो लोहे में जंग लग जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ लगाते चलिएगा और अपना तैयारी को मजबूत करते चलिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? F2। F2 सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है? अगला सवाल मेरा कह रहा है कि धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है। धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है? तो हमारा धातुओं में पाया जाता है। ठीक है, मेटल मेटल में मेटल का बॉन्ड पाया जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास बहुत कम समय बचा है। आप लोग बहुत जितना जल्दी हो सके बहुत जल्दी जल्दी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को याद कीजिए और एग्जाम में जाकर धुआं धुआं छोड़ा दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सीनेबार है? सीनेबार किसको बोलते हैं? सीनेबार हम उसको बोल देते हैं जो उसमें पारा होता है। ठीक है, एच जी एस को सीनेबार बोलते हैं। ठीक है, अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 2s2 2p4 हो जाता है। 2s2 2p4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है? मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? पी ऑर्बिटल का आकार हमारा डम्बेल होता है, डम्बेल। अगर डी ऑर्बिटल का बोल दे तो वो हमारा डबल डम्बेल हो जाएगा। ठीक है, अगर एस ऑर्बिटल का पूछे तो एस के लिए हमारा गोलीय हो जाता है। ठीक है, और डी के लिए हम क्या बताएं कि डबल डम्बेल होता है। और डम्बेल किसका होता है? वो हमारा पी के लिए होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते याद रखते चलिएगा। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से कोई भी सवाल आ सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा। सब सवाल याद रख लीजिए। ठीक है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ टिक लगाते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना एकदम ना भूलिएगा कि आपने किसना सवाल सही किया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पोटास एलम है। पोटास एलम क्या है? पोटास एलम एक युग्म लवण है। युग्म लवण है, डबल साल्ट है पोटासियम। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पोटासियम का क्या सूत्र होता है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण है। हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण क्या होता है? sp3 होता है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है
ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ये जो आकृति बनाया हुआ है यौगिक का नाम क्या है? तो इसको हम फिनोल बोलते हैं। ठीक है, फिनोल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल मेरा कह रहा है, अगला सवाल कि बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या है। बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना होता है? तो हम बना के देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है, देखिए यही बेंजीन होता है, तो 3 गो पाई बॉन्ड होता है, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 3। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि उजला एवं पीला फास्फोरस निम्न में से क्या है? उजला एवं पीला फास्फोरस अपरूप होता है, फास्फोरस का अपरूप होता है। ठीक है, उजला पीला काला ये सब फास्फोरस का अपरूप, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी के में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने वाला धातु को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम बोलते हैं, एल्यूमिनियम बोलते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ये आपके लिए VBI है, VBI है, याद रखते चलिएगा। अगला सवाल मेरा क्या करा, अगला सवाल देख लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हैलोजन ग्रुप में तो आता है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैलोजन ग्रुप में आता है। ठीक है, 17वां ग्रुप। ठीक है, हैलोजन नाम उसका है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि इथिन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है? इथिन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है? तो इथिन हमारा पॉलीथीन बन जाता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इथिन पॉलीथीन बनता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो हमारा मीथेन बन जाता है, मीथेन। ठीक है, CH4 का निर्माण होता है, मीथेन बन जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि जब फिनोल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? फिनोल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो वो हमारा बेंजीन का निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली और सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस कौन सा है? तो नियोन हमारा एक अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस बोल दे या नोबल ग्रुप गैस बोल दे या जीरो ग्रुप बोल दे, आपको घबराना नहीं है, सब एक ही नाम होता है, अक्रिय गैस। 18वां ग्रुप को बोलते हैं। नियोन उसका एक भाग है, एक एलिमेंट है। ठीक है, नियोन हमारा अक्रिय गैस होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक का क्या नाम है? तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये जो सूत्र दिया हुआ है में Fe का ऑक्सीकरण कितना होता है? तो Fe का ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा? इसमें हमारा Fe का ऑक्सीकरण हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कर देखते हैं। अगला सवाल मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड कौन है? तो 1,2 इथिलीन डाइअमीन है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड उसको बोलते हैं जो सर्कल बनाता हो, जो एक बंद आकृति बनाता है, उसको चिलेटिन बोलते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि CO, C2O4 3 होल थ्राइस और -3 में CO की ऑक्सीकरण। तो CO का ऑक्सीकरण क्या है? C2O4 क्या है मेरा? ऑक्सीलेट, ये डाइडेंटेड होता है, 2 देता है तो 2 यानी कि 3 दूना के 6, -6 इधर हो गया, माइनस उधर 3, तो कितना मेरा हो जाएगा? 6 + 6 और 3 कितना गया? तो बचा मेरा +3। ठीक है, +3 हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है। पहली संक्रमण श्रृंखला यानी कि 3D की बात कर रहे हैं, 3D का कौन नहीं है? तो Fe 3D में होता है, क्रोमियम 3D में होता है, निकल 3D में होता है, Ag जो चांदी है वो 3D 4D का है। ठीक है, तो यही हमारा 3D का नहीं है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, ये NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण क्या है? Na की ऑक्सीकरण 0 हो जाता है। ठीक है, HCF4 का आकार क्या है? HCF4 का वर्गतलीय है, वर्गतलीय। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर याद रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर
ओलियम का निर्माण करता है। तो कौन सा गैस है जो ओलियम का निर्माण करता है H2SO4 में जब घुलता है, तो वो होता है SO3। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, SO3। अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला मेरा सवाल क्या कर रहा है कि फैन उत्पादन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फैन उत्पादन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइडो अयस्क का, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या करेगा, लोहे का प्रमुख अयस्क का क्या नाम है। लोहे के प्रमुख अयस्क का Fe3O4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहे का प्रमुख अयस्क है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि HCOOH का IUPAC नाम क्या है। IUPAC नाम इसका क्या हो जाता है, मेथनोइक अम्ल, ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका जनरल नाम पूछे तो उसको हम फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है, कीटोन का अवकरण LiAH4 और H2O के साथ करने पर क्या मिलता है। कीटोन का जब अवकलन करते हैं तो मेरा क्या मिलता है, मेरा सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या होता कह रहा है कि कॉपर का मुख्य अयस्क को क्या कहते हैं। कॉपर का मुख्य अयस्क को हम कॉपर पाइराइट कहते हैं, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है। इथेनॉल जल में घुलनशील है, ये जल के साथ क्या बनाता है, यह जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है, ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, कि CH3CO का IUPAC नाम क्या है। तो ये तो एक कीटोन है, तो के को कार्बन है, 3 को कार्बन है, तो प्रोपेनोन हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और प्रोपेनोन, ठीक है। हमारे साथ टिक लगाते चलिए, याद करते चलिए, और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि आप लोग ने कितना बनाया। और अगला सवाल हमारा आज का लास्ट सवाल है कि ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो वो मोनोसाकेराइट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही है, और भी क्वेश्चन आते रहेंगे। और हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सपोर्ट करना ना भूलिएगा। एग्जाम में जाइए और धुआं छुड़ा दीजिए। जय हिंद।